सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महा ट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एपी ट्रांसको के एग्जाम में 2015 में, 2017 में और 2018 में, तो ये 3 साल के जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द इनरश करंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड इज मैक्सिमम इफ द सप्लाई वोल्टेज इज स्विच ऑन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। ये ट्रांसफॉर्मर का हम लोगों ने एक बेसिक डायग्राम लिया है जहाँ पे हम लोगों ने कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि नो लोड के बारे में यहाँ पे इन्होंने पूछा है। एक स्विच भी प्रोवाइड कर दिया है, तो इन्होंने कहा है कि जो इनरश करंट फिनोमेना होता है तो हमें मैक्सिमम जो इनरश करंट है वो हमें कब दिखाई देगा, यानी कि स्विच है हम लोग कौन से इंस्टेंट पे अगर हम लोग क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो वोल्टेज के कौन से वैल्यू पे हमें जो मैक्सिमम इनरश करंट है वो दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्विच क्लोज कर दिया तो वोल्टेज सबसे पहले आएगा और उसके बाद जो फ्लक्स है वो यहाँ पे सेटअप करेगा। ठीक है, तो जो वोल्टेज है वो हमेशा लीड करेगा एज कम्पेयर टू द फ्लक्स, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो वोल्टेज से लैग करेगा बाय 90 डिग्री। ओके, तो हम लोग वेवफॉर्म के हेल्प से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज का वेवफॉर्म हमने ड्रॉ किया है और उसके बाद जो फ्लक्स का वेवफॉर्म है वो 90 डिग्री लैग है। लैग मतलब इसके बाद चालू है, करेक्ट। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्लक्स का वेवफॉर्म है वो 90 डिग्री लैग करेगा एज कम्पेयर टू द वोल्टेज। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे अगर हम लोगों ने स्विच है वो क्लोज करने की कोशिश की तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। और उसके पहले बता देता हूँ कि जो फ्लक्स का वेवफॉर्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, हमें पता ही है। जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो दोनों का जो वेवफॉर्म है यानी कि करंट का और फ्लक्स का वो हमें ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देगा। तो अगर हमने स्विच है वो t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, यानी कि यहाँ पे अगर क्लोज करने की कोशिश की तो यहाँ पे जो फ्लक्स का वैल्यू है वो हमें निगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, करेक्ट। अगर हम लोगों ने वोल्टेज का जब मैक्सिमम पीक वैल्यू होगा, वोल्टेज का जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तब जो फ्लक्स का वैल्यू है वो हमें मिनिमम दिखाई देगा, यानी कि जो इनरश करंट का जो वैल्यू है वो हमें मिनिमम दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम लोगों ने वोल्टेज क्लोज करने की कोशिश की, जो स्विच है वो क्लोज करने की कोशिश की, तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स का वैल्यू है वो मैक्सिमम हमें दिखाई देगा, करेक्ट। तो फ्लक्स का वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम दिखाई देगा, इसका मतलब जो इनरश करंट का जो पीक है वो हमें ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखाई देगा जहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू है वो 0 है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि मैक्सिमम जो इनरश करंट का जो वैल्यू है वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम लोगों ने स्विच क्लोज कर दिया तो हमें इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है इनरश करंट का वो हमें दिखाई देगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एट 0 वोल्टेज वैल्यू। सिमिलरली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनरश करंट का अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो कॉन्स्टेंट इंस्टेंट पे मिलेगा। तो जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो अगर वोल्टेज का जिस समय पे ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू है, यानी कि वोल्टेज का पीक वैल्यू जब आ रहा है तब हमें फ्लक्स का है वो 0 वैल्यू हमें मिल रहा है, यानी कि जो इनरश करंट का है सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिलेगा जहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मर हैज अ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, एक्स इंटू द ब्रैकेट आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई। ओके, एक्स पर यूनिट साइन फाई, जहाँ पे जो आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट में होता है, टोटल रेजिस्टेंस, एंड एक्स पर यूनिट इज टोटल रिएक्टेंस। जो एक्स है वो हम लोग लोडिंग के लिए यूज करने के कितना परसेंटेज लोडिंग है, अगर फुल लोड है तो हम लोग वहाँ पे एक्स का वैल्यू है वो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर 50% लोडिंग है तो एक्स का वैल्यू हम लोग हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे दिया है ट्रांसफॉर्मर हैज अ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमें कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लस का वैल्यू है वो हमें लैगिंग के लिए दिखाई देता है। अगर हम लोगों ने लैगिंग अज्यूम किया तो वहाँ पे हमें प्लस का वैल्यू दिखाई देता है। निगेटिव अगर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि दोनों के बीच में अगर हम लोगों ने निगेटिव साइन है वो अज्यूम किया, सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज रहेंगे। तो जो निगेटिव साइन है वो हम लोग लीडिंग के लिए है वो यूज करते हैं, करेक्ट, लीडिंग के लिए वो यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आर पर यूनिट ओनली। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है यूनिटी के लिए, यूनिटी में क्या होता है कॉस फाई का वैल्यू है वो 1 होता है और साइन फाई का वैल्यू है वो 0 होता है। तो ये तो यूनिटी के टर्म्स में साइन फाई का वैल्यू चला जाएगा और सिर्फ आर पर यूनिट का वैल्यू हमें मिलेगा, कॉस फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने पूछा है कि वोल्टेज रेगुलेशन का जो वैल्यू है वो हमें निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव का कब होगा। देखो लैगिंग के केस में ये दोनों टर्म्स है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी जो टर्म है वो निगेटिव हमें वो प्रोवाइड नहीं कर सकता।
तो इसलिए लैगिंग के केस में तो हमें नहीं मिलेगा, करेक्ट, लैगिंग के केस में हमें नहीं मिलेगा। आर पर यूनिट का वैल्यू यूनिटी के केस में भी पॉजिटिव ही होता है, द रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यूनिटी के केस में भी हमें जो वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू है वो निगेटिव नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो अभी बचा सिर्फ लीडिंग का वैल्यू। ओके, तो ये हो सकता है अगर साइन फाई का और एक्स पर यूनिट का वैल्यू अगर आर पर यूनिट कॉस फाई से अगर ज्यादा हुआ तो हमें वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन है वो निगेटिव मिल सकता है। तो यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर के केस में हमें निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 लीडिंग ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी टीएस ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीसी मोटर यूज फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज। ओके, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हमें कौन सी मोटर यूज करनी होती है जहाँ पे ऑब्वियसली स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हेवी जो लोड होता है पैसेंजर के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में है वो, तो हमें हाई टॉर्क वाला जो मोटर है वो लगना यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 4 ही ऑप्शन में चेक कर लिया तो डीसी सीरीज मोटर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में हमें स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज्यादा मिलता है, करेक्ट। उसका जो वैल्यू होता है स्पीड टॉर्क अगर हम लोगों ने रेशियो उसका देख लिया तो कुछ ऐसा हमें मिलता है, करेक्ट। यहाँ पे जो टॉर्क है वो हमें स्टार्टिंग में ज्यादा मिलता है और इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, ये स्पीड वाला टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। ये डीसी सीरीज मोटर हम लोग पहले यूज करते थे, अभी हम लोग इंडक्शन मोटर है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो बाकी के भी जो मोटर है और उसके एप्लीकेशन है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर है वो ट्रैक्शन सिस्टम, क्रेन्स और एयर कंप्रेसर में हम लोग यूज करते हैं। डीसी शंट मोटर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है, तो इसलिए जहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड का एप्लीकेशन रहेगा वहाँ पे हम लोग ये जो मोटर है वो यूज करते हैं। सिमिलरली डीसी कंपाउंडेड मोटर, स्टेपर मोटर के भी जो एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हो कि तो आपको एप्लीकेशन भी डायरेक्टली पूछा जा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मोटर है वो यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया था, टीएस ट्रांसफो के एग्जाम में और पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्पीड ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय अ वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यानी कि V/F कांस्टेंट हम लोग ने यहाँ पे जो ड्राइव है वो यूज किया है। सो एज द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन यहाँ पे इन्होंने पूछा है। अगर V/F हम लोगों ने कांस्टेंट ड्राइव है वो यूज किया है, V/F कंट्रोल मेथड है यहाँ पे V/F है वो कांस्टेंट रखा है, तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो स्लिप एट टी मैक्स का वैल्यू होता है R2 डिवाइडेड बाय X2। ओके, यानी कि रोटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रोटर रिएक्टेंस। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस। ओके, तो अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस किया दिया तो क्या हो जाएगा, हमें पता ही है कि जो x का वैल्यू है ये x क्या होता है 2πfl, करेक्ट। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि x है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। रिएक्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंस का वैल्यू है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्लिप एट टी मैक्स का वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/f, क्योंकि R2 इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से। तो हमें ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो रिड्यूस कर दिया तो जो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है उसका वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो जो स्लिप का वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है। ओके, आपको सिर्फ मैक्सिमम टॉर्क के बारे में नहीं पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क पे उसका जो स्लिप रहेगा उसके रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चन में आपको टी मैक्स से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी चेंज किया कीपिंग V/F कांस्टेंट तो वहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन कैसा हो सकता है, तो वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टी मैक्स होता है 3 डिवाइडेड बाय ω/s। ओके, इनटू द ब्रैकेट होता है ये E2² डिवाइडेड बाय द 2 टाइम्स ऑफ द X2। ओके, तो हम लोगों ने क्या कहा है कि जो वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी का रेशियो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, तो टी मैक्स हम लोगों को पता ही है कि यहाँ पे E2² है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द X2। ओके, लेकिन यहाँ पे बाहर ω/s भी टर्म है, तो ω/s क्या होता है, ω/s होता है 2π/ns डिवाइडेड बाय 60, और ns का वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होता है, ns या फिर जो nr का वैल्यू होता है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n का जो वैल्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टी मैक्स का वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E² डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V² डिवाइडेड बाय f²। ओके, ये टी मैक्स का वैल्यू हुआ। तो अगर हम लोगों ने V/F कांस्टेंट रखने की कोशिश की तो अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर हम लोगों ने रिड्यूस भी किया तो उसके साथ साथ वोल्टेज भी है वो सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टी मैक्स का वैल्यू है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज है वो नहीं होगा। ओके, तो अगर हम लोगों ने V/F कांस्टेंट कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं, जो V/F कांस्टेंट ड्राइव अगर हम लोगों ने यूज किया
तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के साथ साथ जो वोल्टेज का वैल्यू है वो भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, जिसके वजह से हमें जो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू है वो हमें कांस्टेंट है वो दिखाई देगा। तब यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट ये वैल्यू है वो करेक्ट होता। तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको मैक्सिमम टॉर्क के बारे में पूछा है या फिर स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। ओके, तो आप ऐसे बाकी के भी जो ऑप्शन है वो देख सकते हो। स्टार्टिंग टॉर्क से रिलेटेड भी आपको पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टॉर्क भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी मशीन्स द आर्मेचर वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन अ रोटर बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी ऑफ। तो हम लोग जो डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग है वो हम लोग रोटर पे क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ द कम्यूटेशन। ओके, तो कम्यूटेशन क्या होता है? कोई भी अगर एसी क्वांटिटी को हम लोग को डीसी क्वांटिटी में अगर चेंज करना है तो वहाँ पे उसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी इन शॉर्ट कह सकते हैं, जो हम लोग रोटर सर्किटरी पे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कम्यूटेशन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डीसी मशीन में हम लोग वो यूज करते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया था, टीएस ट्रांसको के एग्जाम में और DFCCIL के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग अ कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। डिक्रीज द आयरन लॉसेस, नहीं, आयरन लॉसेस डिक्रीज नहीं होगा। उसके बाद है एलिमिनेट द मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 है रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, करेक्ट, ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर हम लोगों ने कोर उसको यहाँ पे कोर प्रोवाइड कर दिया ट्रांसफॉर्मर में, तो जो फ्लक्स सेटअप होगा तो फ्लक्स को मिनिमम रिलक्टेंस पाथ है वो प्रोवाइड होगा यहाँ पे। ओके, तो मिनिमम फ्लक्स के साथ साथ हम लोग जो मैक्सिमम आउटपुट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और एयर कोर टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल कोर हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक कोर, वहाँ पे जो हमें फ्लक्स रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर द सेम आउटपुट वो हमें यहाँ पे कम लगेगा। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिनिमम रिलक्टेंस पाथ है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रिवेंट द एडी करंट लॉसेस, ये भी ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया था डिफरेंट एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 220 volt separately excited DC motor takes a 20 ampere and the armature resistance is 1 ohm. If the armature constant यानी कि Ka phi is equal to 1.5 radian per second, the speed of the motor is. ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक बार क्विक डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजीली आइडिया हो जाएगा क्या कैसे हो रहा है। ओके, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये बैक EMF का वैल्यू है। हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज है वो अप्लाई किया है, इसका वैल्यू है 220 वोल्ट हम लोगों ने अप्लाई किया है। ये मोटर है, यानी कि जो करंट है वो आर्मेचर की तरफ है वो फ्लो होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम और जो करंट का वैल्यू है वो है 20 एम्पियर। ओके, तो अगर हम लोगों ने E का वैल्यू हो जाएगा V माइनस IaRa। ओके, ये बैक EMF का वैल्यू है जिसे हम लोग EB भी कहते हैं। ये बैक EMF का वैल्यू ये हो जाएगा 220 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 200 वोल्ट। ओके, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला भी पता है क्या होता है। बैक EMF होता है ये होता है Ka phi ओमेगा R, करेक्ट, ये होता है Ka phi ओमेगा R। तो Ka phi का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, यानी कि 1.5 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 1.5, ये होगा यहाँ पे ओमेगा R और ये है EB का वैल्यू है हमारे पास 200। ओके, तो ओमेगा R हम लोगों ने यहाँ पे लिया तो हमें मिल जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1.5। आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 133.3333। ओके, तो इतना हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू है वो मिलेगा, लेकिन ये है रेडियंस के केस में। ओके, रेडियन पर सेकेंड के केस में हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम लोग को किसके टर्म्स में दिखाना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है RPM के टर्म्स में। ओके, तो हम लोग ओमेगा R को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा R इज नथिंग बट द 2 पाई NR डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट। तो हम लोग NR के वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो ये हो जाएगा NR इज इक्वल टू ओमेगा R मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, तो ये हो जाएगा 133.33 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4000 डिवाइडेड बाय पाई RPM। ओके, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर, हमें मिल गया है 4000 डिवाइडेड बाय पाई RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a VV 3-phase transformer system is converted into delta-delta system, increase in the capacity of the system is। ओके, तो VV यानी कि ओपन डेल्टा के बारे में यहाँ पे कह रहा है, सिर्फ 2 वाइंडिंग्स ही रहेगी, यहाँ पे क्लोज डेल्टा नहीं रहेगा। ये क्लोज डेल्टा है, ये ओपन डेल्टा है। तो अगर हम लोगों ने ओपन डेल्टा को क्लोज डेल्टा में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे जो कैपेसिटी में है वो कितना इंक्रीज होगा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले ओपन डेल्टा और क्लोज डेल्टा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। तो ओपन डेल्टा का जो डायग्राम है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, ये हो जाएगा ऐसे ओपन डेल्टा का, यानी कि एक वाइंडिंग है जहाँ पे वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो ओपन रहेगी। ओके, और अगर क्लोज डेल्टा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट यहाँ पे फिलअप है वो दिखाई देगा ऐसा। ठीक है, तो हम लोग इससे
जो सबसे पहले पावर कैपेसिटी है इंडिविजुअली वो हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन करंट है, ओके, ये जो लाइन करंट है यही यहाँ पे आके चला जाएगा, यानी कि जो लाइन करंट और फेज करंट का वैल्यू है वो सेम होगा। अगर हम लोगों ने लाइन वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया VL का वैल्यू, तो यही जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली फेज के अक्रॉस आ जाएगा, करेक्ट। तो VL इज इक्वल टू VPH फॉर ओपन डेल्टा। तो हम लोग जो कैपेसिटी है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होता है √3 VL IL, करेक्ट। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर VL IL का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ द VP IP, क्योंकि लाइन और फेज का वैल्यू यहाँ पे सेम है। सिमिलरली अगर हम लोगों ने यहाँ पे लाइन वोल्टेज अगर हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है वो डेल्टा के केस में सेम होता है। सिमिलरली अगर हम लोगों ने यहाँ पे करंट का वैल्यू देखा तो ये हो जाएगा लाइन करंट और ये यहाँ पे हो जाएगा ये फेज करंट। ओके, तो लाइन करंट का वैल्यू कितना होता है, इट इज √3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट। तो हम लोग यहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं, P का वैल्यू कितना होगा, √3 टाइम्स ऑफ द VL IL, करेक्ट। ये होगा √3, VL का वैल्यू और VPH का वैल्यू सेम है, लेकिन IL का वैल्यू कितना है, √3 टाइम्स ऑफ द IP है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द VP एंड IP। ओके, तो हमें स्टार से डेल्टा में जाने में कितना एडिशन हो रहा है हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो परसेंटेज जो हमें इंक्रीज मिलेगा, परसेंटेज चेंज हम लोग जिसे कहते हैं, परसेंटेज चेंज हमें मिलेगा वो हो जाएगा पावर कैपेसिटी इन डेल्टा टू डेल्टा माइनस पावर कैपेसिटी इन VV कनेक्शन डिवाइडेड बाय पावर कैपेसिटी इन VV कनेक्शन। ओके, क्योंकि हम लोग स्टार से डेल्टा ओपन डेल्टा से हम लोग डेल्टा की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 VP IP माइनस √3 VP IP डिवाइडेड बाय √3 VP IP। ओके, तो VP IP हम लोगों ने सभी जगह से कॉमन लिया तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3। ओके, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा √3, अगर हम लोगों ने यहाँ दोनों से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। ओके, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 का वैल्यू होता है 1.73 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 0.73। ओके, 0.732। और अगर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें मिलेगा 73.2। तो इतना एडिशनल हमें जो पावर है वो हमें मिलेगा, यानी कि इतना एडिशनल कैपेसिटी हम लोग है वो क्लोज डेल्टा के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये एपी ट्रांसको का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोवाट लोड इज सप्लाइड बाय एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद 0.7 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कंडक्टिवली द ट्रांसफर पावर फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी इज। ओके, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में जो पावर ट्रांसफर होता है वो कंडक्टिवली भी होता है और इंडक्टिवली भी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कंडक्टिवली कितना पावर है वो ट्रांसफर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PC, यानी कि कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर होगा, ये होता है अल्फा टाइम्स ऑफ द P टोटल। ओके, तो P टोटल जितना रहेगा उसके अल्फा टाइम्स, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है 0.7 मल्टीप्लाई बाय कितना है 3 किलोवाट। ओके, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 2.1 किलोवाट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इंडक्टिवली पूछा, अगर इंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर होगा तो ये होगा 1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ द P टोटल। ओके, ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि टोटल 0.9 किलोवाट। तो टोटल पावर अगर हमें 3 किलोवाट है तो उसमें से 2.1 किलोवाट है हम लोग कंडक्टिवली सेंड करेंगे और जो 0.9 है ये इंडक्टिवली सेंड हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी एपी ट्रांसको का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स फॉर अ 4-पोल 2-लेयर DC लैप वाइंडिंग विद 24 स्लॉट्स एंड 1 कंडक्टर पर लेयर इज। ओके, तो इसके लिए अगर हमें कंडक्टर बार का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट। ओके, तो कम्यूटेटर बार्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट। तो यहाँ पे 24 स्लॉट दिया है तो इसलिए ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ स्लॉट रहेंगे उतने नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क डेवलप बाय एन 3-फेज इंडक्शन मोटर एट 0.8 पर यूनिट स्लीप इज। ऑप्शन है फुल लोड टॉर्क, अनस्टेबल टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क और ब्रेकडाउन टॉर्क। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के जो लेक्चर लिया था हम लोगों ने BMC JEE के प्लेलिस्ट में है, आप वो जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने इन डिटेल में ये पूरा जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि टॉर्क ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे स्लिप का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। स्लिप मैंने 0 से 1 यहाँ पे ऐसे लिए हैं। तो अगर टॉर्क जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप है वहाँ पे हमें स्टेबल रीजन मिलता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैक्सिमम यानी कि पुल आउट टॉर्क आने के बाद हमें जो अनस्टेबल रीजन है वो मिलता है यहाँ पे
जो मोटर है वो अनस्टेबल की तरह एक्ट करेगी। यहाँ पे टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो स्लिप का वैल्यू है 0.8 पर यूनिट है, यानी कि यहाँ कहीं पे भी होगा। ओके, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि पुल आउट टॉर्क के बाद वाला जो रीजन है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 0.8 पर यूनिट स्लिप का वैल्यू है। तो ये पर्टिकुलर रीजन में जो मोटर है वो जो टॉर्क डेवलप होगा वो अनस्टेबल टॉर्क होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल आउट टॉर्क के पहले वाला जो रीजन होता है जहाँ पे स्लिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क होती है या फिर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, वहाँ पे हमें स्टेबल रीजन है वो दिखाई देता है, यानी कि लो स्लिप रीजन। और हाई स्लिप रीजन में हमें अनस्टेबल टॉर्क है वो मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है अनस्टेबल टॉर्क, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द EB/V रेशियो ऑफ अ DC मोटर इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स डैश, जहाँ पे EB इज द बैक EMF एंड V इज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर। ओके, तो EB/V यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जो इनपुट पावर रहेगा वो क्या होता है, P इन का वैल्यू होता है वो इनपुट पावर इन्होंने दिया है V, अगर मल्टीप्लाई बाय हम लोग इसको I से करेंगे तो हमें इनपुट पावर मिलता है। अगर P आउट का वैल्यू है, आउटपुट पावर जो हमें मिलता है वो हम लोग कहते हैं बैक EMF मल्टीप्लाई बाय जो आर्मेचर करंट होता है, करेक्ट। और इफिशियंसी का वैल्यू क्या होता है, इफिशियंसी होता है P आउट डिवाइडेड बाय P इन, यानी कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं EB मल्टीप्लाई बाय IA डिवाइडेड बाय हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाय IA। तो I से IA कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा बैक EMF डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। ओके, तो यही रेशियो हम लोगों को पूछा है क्या है, सो इट इज नथिंग बट द इफिशियंसी। ओके, अगर हम लोगों ने EB/V का जो रेशियो है वो निकाला तो हमें मिल जाएगा इफिशियंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूजुअली कंडक्टेड टू डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ द ट्रैक्शन मोटर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्शन मोटर से रिलेटेड हम लोगों को पूछा है यहाँ पे। तो नॉर्मल जो DC मोटर है हम लोग वहाँ पे स्विनबर्न टेस्ट है वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रैक्शन मोटर का है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो ट्रैक्शन मोटर है, यानी कि कौन सी मोटर के बारे में बात होगी, ट्रैक्शन मोटर में मतलब DC सीरीज मोटर के बारे में बात होगी। तो स्विनबर्न टेस्ट में क्या होता है, स्विनबर्न टेस्ट में हम लोग नो लोड पे वो जो टेस्ट है वो परफॉर्म करें तो फाइंड आउट द इफिशियंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मोटर। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे नो लोड DC सीरीज मोटर के केस में अगर हम लोगों ने नो लोड पे मोटर है वो स्टार्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे डेंजरसली हाई स्पीड है वो अटेंड करते हैं, करेक्ट। और अगर ट्रैक्शन मोटर है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हेवी ही रहेगी, यानी कि उसका जो रेटिंग रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो इतने हाई रेटिंग को अगर हम लोगों ने नो लोड पे रन करने की कोशिश की, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड पे यानी कि डेंजरसली हाई स्पीड पे वो घूमने की कोशिश करेगा। तो ये स्विनबर्न टेस्ट का एक डिसएडवांटेजेस है कि हम लोग वो सिर्फ DC शंट मोटर के या DC शंट मोटर के लिए या फिर जो स्मॉल DC सीरीज मोटर है उसके लिए ही यूज करते हैं। जो लार्ज DC सीरीज मोटर है वहाँ पे हम लोग वो यूज नहीं कर सकते। तो ये जो डिसएडवांटेज है हम लोग ओवरकम करते हैं फील्ड टेस्ट के हेल्प से। ओके, तो फील्ड टेस्ट का जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे जो दो मोटर्स हम लोग यूज कर देते हैं, यहाँ पे जो एक मोटर है वो दूसरा मोटर को एज ए इनपुट की तरह ट्रीट करेगी, यानी कि जो सेकंड मोटर है वो जनरेटर की तरह एक्ट करेगी, और ये जो फर्स्ट मोटर भी एज ए नॉर्मल मोटर की तरह एक्ट करेगी। दोनों मैकेनिकली कपल्ड है। जो सेकेंडरी मोटर है और जो फर्स्ट मोटर है दोनों के जो सीरीज जो वाइंडिंग है वो हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे। यहाँ पे लिखा भी है सीरीज फील्ड ऑफ द मोटर एंड सीरीज फील्ड ऑफ द जनरेटर। तो ये जो सेकंड जो मोटर है वो एज ए जनरेटर की तरह ट्रीट होगी। तो उसके रिलेटेड कुछ हम लोग थ्योरी है वो देखते हैं। इन अ फील्ड टेस्ट द टू सिमिलर DC सीरीज मोटर्स with the field windings connected in series are used to determine the losses and the efficiency। जैसे हम लोगों ने कहा दो मोटर हम लोग यूज करते हैं तो फाइंड आउट द लॉसेस एंड इफिशिएंसी। द टू मशीन्स आर कपल्ड मैकेनिकली इन विच द वन रन्स एज अ मोटर एंड द अदर्स एज अ जनरेटर ड्रिवन बाय द मोटर। तो ये जो सेकेंडरी मोटर है ये एज अ जनरेटर की तरह यहाँ पे एक्ट होगी, और इसका जो इनपुट है वो हम लोग जो फर्स्ट मोटर है उसका आउटपुट से हम लोग देंगे। द इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर इज पास थ्रू अ वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस R एंड डिसिपेटेड एज अ हीट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग जो जनरेटर का आउटपुट है वो डिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हमें लॉसेस, इफिशिएंसी, ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिकली DC सीरीज मोटर के अगर आपको DC सीरीज मोटर से रिलेटेड अगर आपको पूछा कि हम लोग इफिशिएंसी वो कौन से टेस्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड टेस्ट। ओके, तो बाकी के भी जो टेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए, हॉपकिंसन टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट, ये जो चारों के चारों जो टेस्ट है वो हम लोग DC मोटर के केस में ही हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन 8 पोल 50 हर्ट्ज 3-phase इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 705 RPM एंड हैज अ रोटर कॉपर लॉस ऑफ 5 किलोवाट। इट्स रोटर इनपुट इज। ओके, तो रोटर इनपुट हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो पावर फ्लो है इंडक्शन मोटर में वो कैसे होता है। ये होता है PG इज टू PC इज टू PD। ओके, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, 1:n
इज टू 1 माइनस एस। ओके, तो यहाँ पे पीजी होता है वो होता है रोटर इनपुट या फिर एयर गैप पावर जिसे हम लोग कहते हैं। ये लिख लेना अपने नोट्स में अगर आपको पता नहीं है तो। पीसी होगा वो होगा रोटर कॉपर लॉस, और जो पीडी होगा वो होगा डेवलप टॉर्क। डेवलप पावर कितना होगा वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि आउटपुट पे। तो इसका जो रेशियो होता है एस टू 1 माइनस एस, ऐसा रेशियो होता है। सिमिलरली आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहिए तो अगर हम लोगों को पीजी का यहाँ पे फाइंड आउट करना है रोटर इनपुट, ओके, तो एयर गैप पावर यानी कि जो रोटर इनपुट यानी कि पीजी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। पीसी का वैल्यू यानी कि रोटर कॉपर लॉस का वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो हमें अगर पीजी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा तो वो कुछ फॉर्मूला होगा, ऐसा बनेगा पीजी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय एस। करेक्ट, तो पीसी का वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ हमें जो स्लिप का वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्लिप का वैल्यू क्या होता है हमें पता ही है, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। करेक्ट, NR का वैल्यू हमें पता ही है, इन्होंने दिया है 705 RPM। NS का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, NS होता है 120F डिवाइडेड बाय P। ओके, तो ये 120 मल्टीप्लाई बाय हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज एंड डिवाइडेड बाय 8 पोल मोटर इन्होंने दिया है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 750 RPM। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 750 माइनस 705 डिवाइडेड बाय 750, तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.06। इतना यहाँ पे स्लिप का वैल्यू है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया सिर्फ पीजी का वैल्यू, हो जाएगा पीसी का वैल्यू कितना है 5 किलोवाट। करेक्ट, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.06 करोगे तो आपको पीजी का वैल्यू है वो मिलेगा 83.33 किलोवाट। ओके, तो इतना पावर है वो हम लोग रोटर को इनपुट पे देंगे, और जो 5 किलोवाट है उसमें से वो लॉसेस में चला जाएगा, कॉपर लॉसेस में। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपको अगर डेवलप पावर भी पूछा आउटपुट पे कितना होगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पीसी का वैल्यू पता भी नहीं होगा, अगर आपको पीडी का वैल्यू देंगे डायरेक्टली हम लोग पीजी पीडी का इससे ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 3-phase 4-pole 50 Hz induction motor runs at a speed of 1440 RPM. The rotating field produced by the rotor rotates at a speed of dash RPM with respect to the stator field. ओके, तो ये क्वेश्चन में हम लोग एक एक करके लिखते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग स्टेटर का स्पीड है वो उससे स्टार्ट करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा आसानी से। स्टेटर का स्पीड कितना होता है, स्टेटर स्टेशनरी होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये होगा 0 RPM। करेक्ट, उसके बाद आता है स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, SRMF यानी कि स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग सिंक्रोनस स्पीड जिसे हम लोग कहते हैं वह स्पीड से वो घूमेगा, तो इसका सिंक्रोनस स्पीड यानी कि NS RPM से ये घूमता है। करेक्ट, इसे हम लोग फील्ड है वो अप्लाई करते हैं, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है स्टेटर की NS RPM से घूमेगी। उसके बाद जो रोटर का स्पीड कितना होता है, रोटर का स्पीड हमें पता ही है, रोटर का स्पीड हम लोग NR RPM ऐसे लिखते हैं। करेक्ट, तो इसके हम लोग आगे जाने से पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग ये दोनों से टर्म से ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू जो स्टेटर है। ओके, स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितना होगा, ये हो जाएगा NS माइनस 0, यानी कि टोटल हमें NS RPM इतना मिलेगा। करेक्ट, तो हम लोग एक स्टेशनरी बॉडी लेते हैं, तो स्टेशनरी बॉडी से हम लोग वो कंपेयर करते ताकि हमें समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो अगर हमें स्टेडी स्टेट जो टॉर्क है वो अगर हमें जनरेट करना है तो उसके लिए जो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर एंड स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, यानी कि दोनों का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर है वो इक्वल होना चाहिए। स्टेटर क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने वो स्टेशनरी बॉडी है तो हमें कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो ये है स्टेडी स्टेट फॉर्मूला, स्टेडी स्टेट टॉर्क है वो फाइंड आउट करने का। ओके, तो SRMF का वैल्यू कितना हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर है वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू है इट इज नथिंग बट द NS का इक्वल। ओके, तो अगर हमें ये दोनों इक्वल चाहिए तो इसके लिए रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर है वो भी NS के इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4th नंबर पे लिख देता हूँ कि जो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर शुड बी ऑल्सो बी इक्वल टू NS RPM। करेक्ट, तो अगर स्टेटर का वैल्यू है, स्टेटर का वैल्यू कितना है 0 RPM है, तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं NS माइनस 0 शुड बी इक्वल टू NS। करेक्ट, तो ये 0 है, ये स्टेटर का वैल्यू है, तो हमें रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, नथिंग बट द NS। करेक्ट, तो हम लोगों को अभी यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर का फील्ड। ओके, तो मतलब SRMF हम लोगों को पूछा है रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हम यानी कि हम लोग दोनों को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा रोटर का रोटर मैग्नेटिक फील्ड कितना है NS RPM माइनस स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक यानी कि सिंक्रोनस स्पीड होता है ना। करेक्ट, तो ये हो जाएगा NS।
तो दोनों का वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से 0 आरपीएम पे डिफरेंस कर रहे हैं, यानी कि दोनों है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट कर रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली पता होगा तो अच्छी बात है, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा कि जो नॉर्मल अपने इंडक्शन मोटर होता है वहाँ पे स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों इक्वल ही होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू पूछा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको शायद क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर कितना होगा। ओके, तो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर कितना होगा, तो रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है ns स्पीड से, माइनस रोटर कितना स्पीड से घूमता है nr स्पीड से, करेक्ट। तो ये हो जाएगा रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। सिर्फ आपको रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बताया तो विद रिस्पेक्ट टू कौन है वो आपको डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट स्टेटर ही अज्यूम करना है अगर कुछ नहीं दिया है तो। लेकिन अगर इन्हें स्पेसिफिकली कहा रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर तो आपको ऐसा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेटर का रोटर का स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अगर आपने फाइंड आउट किया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको समझना ही चाहिए कि जो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेडी स्टेट टॉर्क। तो ये इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के लिए भी होता है और नॉर्मल इंडक्शन मोटर के लिए भी वैलिड है। ओके, नॉर्मल इंडक्शन मोटर मतलब हम लोग जहाँ पे स्टेटर पे है वो सप्लाई करते हैं, और इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में हम लोग जो सप्लाई होता है वो रोटर पे अप्लाई करते हैं, और जो स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, जिसको हम लोग रोटर फेड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, करेक्ट। तो ये भी एपी ट्रांसको का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली द क्रॉलिंग इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज अ टेंडेंसी टू रन स्टेबली एट अ स्पीड एज लो एज। ओके, तो क्रॉलिंग में क्या होता है, ये है क्रॉलिंग का कुछ ग्राफ। तो आइडियली ये पर्टिकुलर स्टेबल रीजन होता है, करेक्ट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये यहाँ पे स्लिप है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, और यहाँ पे जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप है। वहाँ पे मैंने इन्वर्ट करके दिखाया था क्योंकि यहाँ पे जो स्लिप का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 0 लिया है, यहाँ पे इन्होंने 1 लिया है, करेक्ट, ये पर्टिकुलर ग्राफ में। तो क्या होता है आइडियली वो ये कांस्टेंट लोड टॉर्क है, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट लाइन दिखाई है कांस्टेंट लोड टॉर्क की, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है वो होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल रीजन में जहाँ पे लोड टॉर्क का जो लाइन है और जो अपना नॉर्मल मोटर टॉर्क का लाइन है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो पर्टिकुलर मोटर का स्टेबल रीजन में। लेकिन क्या होता है बिकॉज ऑफ द 7th हार्मोनिक्स यहाँ पे हमें ऐसा कुछ है वो फ्लक्चुएशन है वो दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी लिखा है ये स्टेबल रीजन है, क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ का जो ग्राफ है वो हमें दिखाई देता है। ये अगर पर्टिकुलर अगर हम लोगों ने बड़ा कंसिडर किया तो यहाँ पे ये वाला जो स्लोप है ये हमें थोड़ी देर के लिए भी दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द 7th हार्मोनिक्स। तो एक्चुअल में जो स्पीड है वो यहाँ पे घूमना चाहिए मोटर का, लेकिन वो बहुत ही कम स्पीड पे यानी कि लो स्पीड पे ही यहाँ पे वो है वो स्टेबली घूमना चालू कर दी है, लेकिन वो डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन भी है और यहाँ पे जो लोड टॉर्क है और जो मोटर टॉर्क है यहाँ पे वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो आइडियली यहाँ पे घूमना चाहिए, यानी कि पॉइंट ए पे इसको घूमना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट ए के जगह पे पॉइंट बी पे है वो घूमना चालू कर दे, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग। ओके, तो ये अकर होता है बिकॉज ऑफ द 7th हार्मोनिक्स। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल थीटा बिटवीन इट्स टू वाइंडिंग करंट्स बाय रिलेशन। ओके, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेन वाइंडिंग करंट मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर मल्टीप्लाई बाय ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट इनटू साइन थीटा। ओके, और जो थीटा वैल्यू होता है इट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैक्शनल पिच यूज फॉर एलिमिनेटिंग द 7th हार्मोनिक फ्रॉम द ईएमएफ वेव ऑफ एन अल्टरनेटर इज। ओके, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हैं। तो फ्रैक्शनल पिच कितना हम लोगों को यूज करना चाहिए जिसकी वजह से जो 7th हार्मोनिक है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब हमें पिच फैक्टर का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे हमें टोटल इन शॉर्ट कॉइल स्पैन का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि कितना पिच उसका हम लोगों को वाइंडिंग है वो रखना है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं कॉइल स्पैन का वैल्यू क्या होता है। कॉइल स्पैन का फॉर्मूला होता है कॉइल स्पैन इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस जो शॉर्ट पिच एंगल या फिर जिसे हम लोग कॉर्डिंग एंगल है वो कहते हैं, करेक्ट। तो अगर हमें पर्टिकुलरली कोई 7th हार्मोनिक या फिर 5th हार्मोनिक निकालना है तो उसके लिए हम लोग जो शॉर्ट पिच एंगल है उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए अगर आपको पता नहीं होगा तो जो KP फॉर पर्टिकुलर nth हार्मोनिक्स को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो ये होता है cos इंटू द ब्रैकेट
एन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2, एप्सिलॉन की जगह पे कुछ लोग है वो अल्फा भी सब्स्टिट्यूट कर दे, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या होता है। तो अगर हमें ये पर्टिकुलर केपी का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 करना है, तो इसलिए एन एप्सिलॉन बाय 2 का वैल्यू है वो हमें 90 डिग्री अगर हम लोग रखेंगे, तो ये जो केपी का वैल्यू है यानी कि पिच फैक्टर का वैल्यू है वो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, करेक्ट, यानी कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें जो शॉर्ट पिच एंगल का जो वैल्यू है वो हमें रखना पड़ेगा पाई डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो एन मतलब कितने अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पे 7th हार्मोनिक्स अगर यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है, तो हमें 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 7 है वो कॉर्डिंग एंगल वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉइल स्पैन का हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉइल स्पैन का वैल्यू क्या होता है, तो कॉइल स्पैन हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज अगर हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो यही जो फैक्टर है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें